हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे आईटीएफ यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इससे पहले वाले चैप्टर फंक्शन में हम पढ़ाए थे इन्वर्स फंक्शन। बच्चों, इन्वर्स निकलता किसका है ये भी बतलाए थे। वह फंक्शन जो 1/1 यानी जो बाइजेक्टिव होता है उसी का इन्वर्स निकालते हैं। अब हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगो वर्ड ट्रिगो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। बट हम लोग तो वहां पढ़े थे भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो मिनिमम होता है। तो जब मिनिमम होता है तो उसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, राइट। आप लोग सोचिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो मिनिमम होता है, तो उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो आइए इसी से बातों को हम चर्चा करते हैं, कैसे हम उसका इन्वर्स निकालेंगे, राइट। तो आइए पहले हम लोग रिकैप करें इन्वर्स फंक्शन का। तो आप देखिए जरा, आप देखिए हम वहां भी बतलाए थे यदि फंक्शन 1/1 हो और ऑन टू हो, राइट। पहले इन्वर्स पहले समझिए फिर से। ए और बी कोई दो ए टू बी कोई फंक्शन है, ठीक है। ए टू बी 1 2 3 इसका एलिमेंट ए बी सी, 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, ठीक है। तो 1/1 फंक्शन 1/1 है ए टू बी। तो बी टू ए को उसका इन्वर्स हम लोग करते थे, यही ना पढ़े थे आप लोग कि यदि ए टू बी फंक्शन है तो बी टू ए जो फंक्शन होगा वो उसका इन्वर्स कहलाएगा, राइट। आइए देखिए ए बी सी 1 2 3 ये सब हम फंक्शन में पढ़ा चुके हैं। बी टू ए को उसका इन्वर्स करते हैं। 1/1 फंक्शन का ही इन्वर्स निकलता है, राइट। 1/1 का क्यों नहीं निकलता ये भी बतलाए थे। फिर देख लीजिए एक बार, 1/1 यदि होगा, देखो बच्चों 1/1 होगा इंटू यानी कि सेट बी में कोई ना कोई एलिमेंट छूट जाएगा। और 1 2 3 है, अगर ए बी सी और डी आता है तो देखो बच्चों ये बात हुई, एक एलिमेंट छूट गया। तो अगर हम ये फंक्शन एफ है, यदि हम इसका इन्वर्स निकालने जाएंगे, देखो जरा एफ इन्वर्स यदि हम निकालने जाते हैं तो देखो तो ये हो सकता है क्या, ए बी सी डी 1 2 3 बी टू ए का 1 बी का 2 सी का 3 डी एलिमेंट तो छूट गया। इन्वर्स फंक्शन, फंक्शन वर्ड जब यूज होता है तो फंक्शन क्या बोलता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट का उसमें इमेज होना चाहिए, राइट। ये तो फंक्शन बना ही नहीं रहा है, इस एलिमेंट का इमेज इसमें कहाँ है, ये तो फंक्शन हुआ नहीं, यानी कि इसमें इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ये जो हम निकाल रहे हैं ये गलत है, इसमें नहीं निकलेगा, राइट। एक और चीज मेनी वन वाले केस में भी देख लीजिए। मेनी वन के केस में भी देखिए ये सब बातें हम आपको बतला चुके हैं फंक्शन में कि मेनी वन फंक्शन भी इन्वर्सेबल नहीं होता है। ए टू बी 1 2 3 ले लो, सपोज ए बी सी देखिए मान लो यही है। तो देखो तो बच्चों मान लो ए मिनिमम ऑन टू का एग्जांपल लिए, बी टू ए देख लो जरा, बी टू ए ए बी 1 2 3 ये हुआ, देखो जरा ये तो 1 2 मेनी हो गया। हाँ या क्या ये जो हम लोग इन्वर्स बोल रहे हैं कि इन्वर्स निकाले, क्या ये पॉसिबल है, इन्वर्स फंक्शन हो सकता है। 1 2 मेनी, एक इनपुट का 2 आउटपुट हो रहा है। आपसे हम बोले थे कि फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक इनपुट का एक से अधिक आउटपुट नहीं आना चाहिए। एक इनपुट का एक से अधिक आउटपुट आवे तो वह फंक्शन नहीं होता है, वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। मेनी टू 1 हो सकता है लेकिन 1 2 मेनी नहीं हो सकता है, क्या
एक एग्जांपल दिए थे कि एक बेटा का दो बाप नहीं संभव है, याद आ रहा है? ये फंक्शन तो होगा ही नहीं, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन होगा ही नहीं, तो इनवर्स कहां से निकलेगा? नहीं निकलेगा। यानी कि किसी फंक्शन को इन्वर्सेबल होने के लिए उस फंक्शन को क्या होना चाहिए बच्चों? 1/1 होना मस्ट है, राइट? तो पहला कंडीशन हम इससे क्या जाने कि किसी भी फंक्शन को इन्वर्सेबल होने के लिए फंक्शन को 1/1 होना जरूरी है, ठीक, राइट? आइए इस बात को पहले लिखते भी चलिए। पहला पॉइंट, फॉर फंक्शन टू बी इनवर्सिबल इट मस्ट, लिखते चलिए, फॉर फंक्शन टू बी इनवर्सिबल इट मस्ट बी 1/1 फॉर फंक्शन टू बी इनवर्सेबल, यानी इनवर्स होने के लिए इट मस्ट बी 1/1 फर्स्ट, फंक्शन को इन्वर्सेबल होने के लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए? 1/1 होना मस्ट है। एक बार फिर देख लीजिए, ए बी सी 1 2 3, B2A का उसका इन्वर्स करते हैं, B2A को उसका इन्वर्स कहेंगे 1 2 3 ABC, राइट? अगर फंक्शन इन्वर्सिबल होगा, ये कोई फंक्शन f है A to B, तो B to A उसका इन्वर्स कर लाया। यदि कोई फंक्शन इन्वर्सिबल है उसमें क्या हम लोग देखते हैं? रेंज ऑफ f इनवर्स, f इनवर्स का जो रेंज होगा वो डोमेन ऑफ f होगा, डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ f, राइट? तो ये बात भी होगी। If the function is inversible, then दूसरा पॉइंट, if, ये सब पिछली बातों को हम रिकैप कर रहे हैं, if function is inversible क्या होना चाहिए? रेंज ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f, f इनवर्स का जो रेंज है वो f के डोमेन के इक्वल है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ f, राइट? इन्वर्सिबल होने के लिए, ओके? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो तो मिनिमम होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मिनिमम इन देयर डोमेन। हाँ, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो तो मिनिमम होते हैं। इन्वर्स कैसे निकलेगा देखिए जरा, इस एग्जाम्पल हम लोग साइन का ही ले, y इक्वल टू साइन एक्स का आप लोग जानते हैं, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है।
राइट, इधर भी ऐसा होगा। अब आ जाइए, अब x के पैरेलल लाइन यदि ड्रॉ करेंगे, यदि x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले मार्क कीजिए एंगल को, यहाँ 0 होता है, ये पाई होता है, दिस इज योर π/2, इधर क्या हो जाएगा -π, ये आपका हो जाएगा -π/2, राइट। यदि हम x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, यदि हम x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए तो एक से अधिक पॉइंट पे काट रहा है। यदि x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करे, यदि उस ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पे काटे तो फंक्शन तो होता है मिनी वन। तो इनवर्स कैसे निकलेगा भाई, हम तो यहाँ वर्ड लिखे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो 6 फंक्शन होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यानी 6 का इनवर्स निकालना है। और यहाँ तो हो रहा है मिनी वन, तो इनवर्स कैसे निकलेगा, निकलेगा कैसे निकलेगा, तो उसके डोमेन को यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एफ आर -1 से +1, हम लोग इसमें देखते हैं एफ आर। यहाँ डोमेन क्या होता है, इस y को sin x लिखा हुआ है, उसका डोमेन -1 से +1, ठीक है। और कोडोमेन क्या देख रहे हैं, -1 से +1 ही है, आर रियल नंबर आर, ये -1 से +1। अब देखो बच्चों, रियल नंबर आर तो इंटायर नंबर लाइन यहाँ से वहां तक तो बहुत जगह काटेगा, यहाँ भी काटेगा, यहाँ भी काटेगा, एक से अधिक पॉइंट पे काटेगा, तो फंक्शन हो गया मिनी वन। तो हमको तो बनाना है 1 1। तो किसी भी फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए क्या करना होगा बच्चों, तो देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ ध्यान से देखना। यदि हम इसके डोमेन को कंस्ट्रेंट कर दे, कंपैक्ट कर दे, देखिए कंस्ट्रेंट कर देने का अर्थ हुआ, यहाँ से देखिए जरा, इसको हम और नीचे दिखवाते हैं आपको, देखिए इस पार्ट को नहीं ले, ग्राफ के इस पार्ट को नहीं ले जो कटिंग कर दिए, राइट, इधर, और फिर π/2 के इधर नहीं ले, और -π/2 के इधर ग्राफ का पोर्शन नहीं ले, राइट। यानी हम -π/2 से +π/2 में देखें, यानी कि डोमेन रियल नंबर r था, पूरे रियल नंबर r में इंटायर नंबर लाइन -∞ से +∞, इसमें हम ना देख के 0 हुआ, ये एक्स एक्सिस क्या होगा, -∞ से +∞, वही तो रियल नंबर r होता है, उसमें ना देख के हम इसको हम कंप्रेस कर दिए हैं, कंस्ट्रेंट कर दिए -π/2 से +π/2। तो देखिए तो जरा बच्चों, मेरा ग्राफ क्या हो गया, ग्राफ हो गया मेरा ये, अब देखिए ये हो गया π/2 और ये हो गया -π/2, राइट। यहाँ तो फंक्शन मिनी वन था, ये तो मिनी वन था, मिनी वन, ठीक है। अब देखिए एक्स के पर लाइन ड्रॉ कीजिए, एक पॉइंट पे काटा, एक पॉइंट पे काटा तो फंक्शन क्या हो गया 1 1। यहाँ पर ये भी sin x का ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डोमेन हो गया आपको -π/2 से +π/2, -1 से 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1 ही होगा, ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 ही आएगा, -1, यहाँ पर मैक्सिमम 1 आएगा। तो हम देख रहे हैं x के जब पैरेलल कहीं भी देखिए ड्रॉ कीजिए, यहाँ ड्रॉ कीजिए, चाहे ऐसे ड्रॉ कीजिए, कहीं भी काटिए, एक पॉइंट पे काटेगा, यहाँ तो फंक्शन हो गया 1 1, राइट। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मिनी वन इन देयर डोमेन, बट इन ऑर्डर टू फाइंड देयर इनवर्स वी हैव टू कंस्ट्रेन देयर डोमेन। बात समझ रहे हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मिनी वन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वह मिनी वन होते हैं, बट इन ऑर्डर टू फाइंड देयर इनवर्स, यदि उनका हमको इनवर्स निकालना होगा तो उसके डोमेन को कंस्ट्रेन करना होगा, कंपैक्ट करना पड़ेगा, कितना
माइनस पाइवेट साइन का है तो माइनस पाइवेट 2 से प्लस पाइवेट 2, तभी तो 1 1 बनेगा। अब 1 1 बनेगा तो क्या हुआ, इन्वर्सिबल हो जाएगा। 1 1 ऑन टू फंक्शन ही इन्वर्सिबल होता है। बात समझ रहे हैं? तो लिखिए अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट लीजिए इसको। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, 2 पॉइंट लिखा दिए थे। थर्ड पॉइंट, all trigonometric functions are many one in their domain. all trigonometric functions are, लिखिएगा, हम बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, आप लोग लिखिए। all trigonometric functions are many one in their domain in order to find their inverse, we have to constrain, in order to find their inverse we have to constrain their domain. उसके डोमेन को कंस्ट्रेन करना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, राइट? इस एग्जांपल को दिखा दीजिए, इस एग्जांपल को दिखाइए। ठीक है बच्चों, इसको लिखिए यहां तक। हो गया बच्चों? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, अब समझ गए कैसे निकलता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब आइए, तो डिफिनेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हेडिंग मारिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो लिखिए the inverse function relating to trigonometric ratio, the inverse function relating to trigonometric ratio is called inverse trigonometric function. The inverse function relating to trigonometric ratio is called inverse trigonometric function. The definition of different inverse trigonometric functions are, आइए sin थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x प्रोवाइडेड थीटा जो होगा -π/2 से +π/2। cos थीटा इक्वल टू x, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, थीटा होगा 0 से पाई, राइट? tan थीटा इक्वल टू x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ये होगा
थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ठीक है, क्या लिखे? द इनवर्स फंक्शन रिलेटिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। द डिफिनीशन ऑफ डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर दिस। ये जो रिस्ट्रिक्शन है थीटा का, यदि यह थीटा का रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दे तो उस केस में उसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। राइट? अगर ये थीटा का जो कंडीशन है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, 0 से पाई और tan का माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, यदि इसको हम लोग रिमूव कर दे तो इसको कहेंगे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। राइट? लिखिए, इफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ दिस थीटा आर रिमूव, नीचे एक लाइन लिखिएगा, इफ, इसके नीचे एक लाइन लिखिए, इफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ दिस थीटा आर रिमूव्ड, इफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ, नीचे इसके ऑफ आर रिमूव्ड, then it is called inverse trigonometric relation, trigonometric relation। तो उस केस में होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा, उस केस में वह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए आइए देखिए, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, जो इसको साइन इनवर्स एक्स बोलते हैं, विच इज नॉट इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स। साइन इनवर्स एक्स को 1 बाई साइन एक्स हम लोग नहीं कहेंगे। राइट? अगर कहीं लिखा हो आर्क साइन एक्स, इसका अर्थ हुआ साइन वर्स आर्क साइन थीटा, इसका अर्थ हुआ साइन वर्स थीटा। और यहां पर यह थीटा जो होगा, राइट, ये आपका होगा जनरल वैल्यू, जीवी, जनरल वैल्यू। राइट? स्मॉल में लिखा रहे आर्क साइन थीटा, इसका अर्थ हुआ साइन वर्स थीटा। इसमें जो थीटा होगा ये कहलाएगा पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो जनरल वैल्यू की चर्चा हम लोग कर चुके थे क्लास 11th में। ऑल पॉसिबल वैल्यूज आर कॉल्ड जनरल वैल्यू। राइट? और वहां पढ़े थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, और अभी हमको पढ़ना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? न्यूमेरिकल लिस्ट एंगल। न्यूमेरिकल लिस्ट एंगल इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू। राइट? तो आइए, ये होता है आर्क साइन थीटा इक्वल टू साइन वर्स थीटा। थीटा होगा यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू, यदि आर्क साइन थीटा लिखा हो तो साइन वर्स थीटा, इसका अर्थ हुआ जनरल वैल्यू। ऑल पॉसिबल वैल्यूज आर कॉल्ड जनरल वैल्यू। अभी हम लोग ITF पढ़ रहे हैं, तो इसमें जितनी भी एंगल की चर्चा होगी हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ेंगे। राइट? प्रिंसिपल वैल्यू, न्यूमेरिकल लिस्ट एंगल। ओके, आइए
देखिएगा बच्चों, कॉस इनवर्स हाफ, ठीक है, ये कॉस इनवर्स हाफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। इसको हमने लिख दिया थीटा, राइट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, ओके। अब बच्चों आओ, तुम पढ़े थे जनरल फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट। क्या हो जाएगा, अल्फा यहाँ पर यूज कर दो, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई 3, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, राइट। अब n का वैल्यू 0, तो थीटा का वैल्यू एक पाई बाई 3 भी आया और एक बच्चों एक माइनस पाई बाई 3 भी आया, ठीक है। एक पाई बाई 3 भी आया, एक माइनस पाई बाई 3 भी आया, और n का वैल्यू 1 लेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 1 लेंगे तो 2 पाई और 2 पाई 7 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। इस तरह से बहुत सारे वैल्यू आएंगे, इस तरह से बहुत सारे वैल्यू आएंगे। तो ये सब ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या करेंगे, जनरल वैल्यू, राइट। तो प्रिंसिपल वैल्यू किसको कहते हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू तो न्यूमेरिकल लिस्ट एंगल को कहते हैं। अब यहाँ मामला फंसेगा कि भाई माइनस पाई बाई 3 है, यहाँ भी प्लस पाई बाई 3 है, तो दोनों में प्रिंसिपल, दोनों तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन है, तब प्रिंसिपल वैल्यू किसको लेंगे। तो यदि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन रहे तो उस केस में पॉजिटिव साइन टेकन एज ए प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। न्यूमेरिकल लिस्ट एंगल के केस में हम लोग पॉजिटिव को सेलेक्ट करेंगे हम लोग एज ए प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। आगे हम इसका रेंज बताएंगे क्यों हम पाई बाई 3 ही लिए। तो पाई बाई 3 चूंकि कॉस का जो होता है रेंज होता है, कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, 0 से पाई, राइट। कॉस इनवर्स एक्स उसका रेंज जो होता है 0 से पाई, यानी प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से पाई होता है। साइन इनवर्स का माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, कॉस का 0 से पाई होगा, टेन इनवर्स का माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ओपन, राइट। तो आइए तो देखिए जरा, तो ठीक है, तो उस केस में हम, तो एक हमको डिफिनीशन से होगा, न्यूमेरिकल लिस्ट एंगल इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग डिफिनीशन के आधार पर पकड़ेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू किसको कहेंगे। तो लिखिए प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन कीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू न्यूमेरिकल लिस्ट एंगल, न्यूमेरिकल लिस्ट एंगल इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू, न्यूमेरिकल लिस्ट एंगल इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है बच्चों। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। इस एग्जांपल पे साइन इनवर्स हाफ, राइट। इसका हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। इसको मान लिया मैंने थीटा, तो क्या हुआ, साइन थीटा का वैल्यू हाफ, राइट। इसी एग्जांपल को पहले समझिए, आपको पहले फर्स्ट एग्जांपल, इसी को एग्जांपल लीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू हाफ। तो साइन थीटा, पहले प्रिंसिपल वैल्यू को डिफाइन कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल लिस्ट एंगल इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। न्यूमेरिकल लिस्ट एंगल इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू। एग्जांपल में ये लिखेंगे साइन थीटा का वैल्यू आप, तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाला फॉर्मूला। साइन अल्फा क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू अल्फा, ठीक है बच्चों। आइए तो इस पे सेट करेंगे हम लोग, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 6, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू पाई बाई 6।
अब n का वैल्यू 0 डालो भाई, n का वैल्यू 0 डालोगे तो थीटा का मान आ जाएगा π/6, राइट। n का मान 1 डालोगे तो थीटा का मान आ जाएगा π/6। बहुत सारे मान आएंगे जनरल वैल्यू। इसमें जो न्यूमेरिकल लिस्ट एंगल होगा, तो इसमें तो लिस्ट एंगल तुमको दिखाई दे रहा है π/6, छोटा वैल्यू π/6 है। अब n = 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 13 π/6। n का वैल्यू यदि 2 लोगे तो थीटा क्या आ जाएगा 13 π/6, ठीक है। इस सब में न्यूमेरिकल लिस्ट एंगल कौन सा होगा, तो न्यूमेरिकल लिस्ट एंगल π/6 हुआ, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा π/6। तो न्यूमेरिकल लिस्ट एंगल इक्वल टू π/6, therefore PV इक्वल टू π/6। ओके, समझ में आ रहा है? तो इस मेथड से भी निकाला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू, लेकिन हम लोग कहते हैं इसको अवॉइड कीजिए, इस मेथड को, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम बोलते हैं कि बच्चे को कि भाई तुम 90 तक का वैल्यू याद रखो, 90 तक का वैल्यू याद रखो, और प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सबका रेंज याद रखो। जिस रेंज में होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स का होता है -90 से +90, तो देखो साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यानी कहने का अर्थ थीटा के किस वैल्यू के लिए, थीटा का कौन सा मान होगा जिसका वैल्यू हाफ आएगा। साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू थीटा, इसका अर्थ हुआ क्या, साइन के किस एंगल के लिए, साइन के किस एंगल का मान हाफ होगा, साइन के किस एंगल का वैल्यू जो होगा हाफ होगा। तो साइन के किस एंगल का वैल्यू हाफ होता है, 30 डिग्री का हाफ होता है, ठीक है। तो आप सीधे डायरेक्ट 30 डिग्री लिखिएगा। अब जैसे आप साइन इनवर्स हाफ, आपको याद आ गया कि भाई हाफ किसका होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री किसका होता है, हाफ साइन इनवर्स हाफ है, हाफ किसका होता है 30 डिग्री का। आप दिमाग में रखिए, अरे अच्छा 30 होता है -90 से +90, साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -90 से +90, तो -90 से +90 में 30 आता है, यस आता है। तो आता है तो क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे कॉस इनवर्स हाफ जो हम लिखे थे, अब तो क्या आना चाहिए, कॉस के किस एंगल का मान हाफ होता है, कॉस के किस, इसका अर्थ हो कॉस इनवर्स हाफ इक्वल टू थीटा, मींस क्या, कॉस के किस एंगल का मान हाफ होता है, 60 डिग्री का मान हाफ होता है। अब तुम दिमाग में आएगा, तुरंत आया कि 90 तक की तुमको वैल्यू याद है, तुरंत तुम्हारे माइंड में आएगा क्या कि 60 किसका वैल्यू होता है, तो 60 किसका होता है, हाफ किसका होता है, तो 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का मान हाफ होता है। अच्छा 60 होता है। अब तुम देख लो कि कॉस का रेंज क्या होता है, 0 से पाई, 0 से पाई में 60 आता है, हाँ आता है, प्रिंसिपल वैल्यू 60 होगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम लिमिटेशन निकालते हैं सबका, वो याद रखिए। यहाँ तक समझ गए, अब आइए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, cot इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, थीटा। ठीक है बच्चों, अब आता हूं, इसका होता है थीटा -π/2 से +π/2, राइट।
अब इसका क्या होता है 0 से पाई, इसका होता है -90 से +90, इसका होता है थीटा 0 से पाई और क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल हो जाएगा ना, कॉट थीटा कॉट 0 क्या हो जाएगा 1/tan 0 अनडिफाइंड बना देगा ना। तो और 0 से पाई ओपन कर लीजिए। कॉसेक क्या होता है -90 से +90, और साइन 0 पे 0 होता है तो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए ≠ 0। सेक क्या हो जाएगा सेक 0 से पाई, ठीक है बच्चों, और सेक थीटा 1/cos थीटा, cos थीटा जब थीटा π/2 ≠ π/2, π/2 वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इस रेंज को बच्चों याद रखो। ओके, अगर ये रेंज याद है तो तुम देख के बोल दोगे कि इसका क्या प्रिंसिपल वैल्यू होता है। जैसे याद रखो साइन इनवर्स एक्स का -90 से +90, कॉस इनवर्स एक्स का, तुम 3 ही देखो ना, 3 ही तुमको याद है, ये 3 यदि याद है, जैसे tan इनवर्स -1, tan इनवर्स 1, राइट, tan इनवर्स 1 प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू -1 इसलिए नहीं बता रहे कि -1 वाला tan इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला भी बाकी है, जाओ ना। tan इनवर्स -x sin इनवर्स अभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे तब माइनस वाले का बताएंगे। तो देखिए जरा, तो tan इनवर्स 1 इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसको थीटा लिखिए। अब ये बतलाइए कि tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स 1 = थीटा लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ, tan के किस एंगल का मान 1 है, tan के किस एंगल का मान 1 होता है, tan इनवर्स 1 थीटा मीन्स क्या, tan के किस वैल्यू, tan का कौन सा एंगल होगा जिसका मान 1 होगा, तो बताओ 1 किसका होता है, π/4 का वैल्यू 1 होता है, यस π/4, दिमाग में तो आता चाहिए कि π/4, आप π/4 क्या देखो तो -90 से +90 में आता है, यस आता है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा, राइट, ये π/4 ये क्या होगा तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, इसलिए इस लिमिटेशन को याद रखिए। ओके, आइए प्रिंसिपल वैल्यू आगे भी सिखाएंगे, अभी फॉर्मूला नहीं डिराइव किए हैं, फॉर्मूला डिराइव करते तो और कंटिन्यू करते हैं इसको। अभी हल्का प्रिंसिपल वैल्यू की चर्चा हुई है इसलिए आपको बता दिए, अभी आगे और बताना है, राइट, यहाँ तक याद रखिए। इसके बाद आइए, अब सबका ग्राफ आपको जानना है, ठीक है बच्चों, इस सब का हम लोग ग्राफ जानेंगे, सबका ग्राफ कैसा होता है। तो आइए जाओ ना, y = sin इनवर्स x, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन एपीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है, आइए, ठीक है बच्चों, आइए इसके बारे में देखिए जरा, y = sin इनवर्स x,
पहला पॉइंट, ए पीरियोडिक फंक्शन, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ए पीरियोडिक फंक्शन, ए पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का अर्थ क्या हुआ? ये पीरियोडिक नहीं है। ए पीरियोडिक का अर्थ हुआ पीरियोडिक जो नहीं होता है उसको कहते हैं ए पीरियोडिक, राइट। जो पीरियोडिक नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए पीरियोडिक। ठीक है बच्चों, अब आइए दूसरा पॉइंट, ये बाउंडेड होता है। बाउंडेड फंक्शन, राइट, ये बाउंडेड होता है। इसका डोमेन क्या होगा? -1 से +1, रेंज -90 से +90, -π/2 से +π/2 इसका रेंज होता है। डोमेन क्या होता है? -90 से +90। ठीक है, अच्छा थर्ड, डोमेन -1 से +1, फोर्थ रेंज -π/2 से +π/2, राइट। उसके बाद ये ऑड फंक्शन होता है, राइट, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, आगे हम प्रूफ करेंगे। साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। साइन इनवर्स x को यदि हम fx मान ले तो f माइनस एक्स डाले तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स माइनस एक्स, यानी कि माइनस का साइन इनवर्स एक्स, यानी क्या है? माइनस fx, यानी कि यह ऑड फंक्शन भी होता है, राइट। चलिए फिफ्थ पॉइंट क्या हुआ? ये ऑड फंक्शन भी है, ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन है तो ये सिमेट्री के अबाउट ओरिजिन होगा। जो भी ऑड फंक्शन होता है वो सिमेट्री के अबाउट ओरिजिन होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए dy/dx निकालेंगे बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1/√(1 - x²), राइट। स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 1 पॉजिटिव यानी पूरा पॉजिटिव है, रूट वाला फंक्शन पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव यानी पूरा पॉजिटिव, और dy/dx पॉजिटिव तो फंक्शन कैसा होता है? इनक्रीजिंग। तो देयरफॉर फंक्शन क्या होगा? फंक्शन इज इंक्रीजिंग, राइट, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ओके, अच्छी बात है। यानी कहने का अर्थ हुआ, यहीं पर समझिए कि यदि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसमें दो इनपुट x1 और x2 कंसीडर करें, अगर x1 x2 अगर इसमें दो इनपुट कंसीडर करें, ठीक है, तो साइन इनवर्स मान लो x1 ग्रेटर देन x2 या x1 लेस देन x2 हो, x1 ग्रेटर देन x2, तो साइन इनवर्स x1 ग्रेटर देन साइन इनवर्स x2 होगा, राइट। ये कंडीशन भी चलेगा। इंक्रीजिंग होता है बच्चों, देखो यहाँ पर ऐसा क्यों? इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग में क्या होगा? देखो चर्चा चल गया तो इसको, इसकी बात उठी तो इसको थोड़ा अच्छा से क्लियर करो। यहाँ पर बताते हैं, तुमको हटा दे इधर। ध्यान से समझना, फंक्शन इंक्रीजिंग का ग्राफ हुआ, तो इंक्रीजिंग का यदि ग्राफ होता है बच्चों तो ध्यान से देखो जरा, यदि छोटा इनपुट मान लो यह a है और यह b है, ये मान लो y=fx, कोई ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, इनवर्स का नहीं, कोई भी ग्राफ, राइट। तो छोटा इनपुट तो छोटा आउटपुट, आउटपुट को y पे लेते हैं, इनपुट x आउटपुट a हुआ, यानी यह fa आया। अरे इनपुट को बढ़ाए तो देखो बच्चों आउटपुट क्या आ रहा है? यहाँ आ रहा है fb आ रहा है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि यदि a लेस देन b है तो fa आउटपुट भी, a आउटपुट छोटा है fb से, यानी fa छोटा होगा fb से, राइट।
वही बात कर रहे हैं, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर x1 x2 इस इंक्रीजिंग फंक्शन के डोमेन का पॉइंट है, अगर x1 ग्रेटर देन x2 होगा तो इनवर्स लगाए, यानी फंक्शन लगाए। देखिए इनपुट a और b इनपुट है, a छोटा है b से, तो f लगाए, यानी क्या आउटपुट। यदि आउटपुट लगाए तो a आउटपुट जो होगा f a छोटा होगा f b से। यहाँ भी x1 ग्रेटर देन x2 है, या हम a लिखिए कि यदि x1 लेस देन x2, सपोज x1 लेस देन x2, तो आउटपुट का जो रिलेशन होगा, आउटपुट का रिलेशन होगा क्या होगा, साइन इनवर्स x1 छोटा होगा साइन इनवर्स x2 से। राइट, समझे कि नहीं बात समझे? यहाँ पर फंक्शन क्या है, इनवर्स, इनपुट उसका x है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फंक्शन तुम्हारा fx, इनपुट उसका x, आउटपुट क्या है fx, fx उसका आउटपुट है। राइट, यहाँ पर इनपुट क्या है x, आउटपुट क्या है साइन इनवर्स x1, इनपुट यदि x2 तो साइन इनवर्स x2। ठीक है, चलिए जाओ उधर, बात समझे, क्लियर है? अब आ जाइए, तो यही हम लोग देखें इसमें क्या, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, ये क्वेश्चन हम बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, इनिक्विटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो कहीं भी अगर हमको जैसे हटाना होगा इनिक्विटी, साइन वर्स को हटाना होगा, तो सीधे हम इसके बाद इस स्टेप को लिखेंगे, इनिक्विटी के फॉर्म में रहेगा, तो इस स्टेप का डायरेक्ट इस स्टेप को उठाएंगे। ठीक है, यानी हम कहना चाह रहे हैं, यह मेरी बातों को समझो कि क्वेश्चन में आता है साइन वर्स 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन साइन वर्स मान लो कि 2x माइनस 2। राइट, वो सॉल्व करना होगा, सीधे इनपुट हटा लेंगे क्योंकि हम जान रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2x माइनस 2। ठीक है, तो वहां पर बनाने के लिए हम ये सब बात बता रहे हैं आपको। ठीक है, अभी कुछ नहीं, अभी बाद में देखिएगा वो सब चीज। अभी ये बात समझिए, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्या क्या समझे इसमें। पहला ए पीरियोडिक, यानी यह फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है। ए पीरियोडिक का अर्थ हुआ पीरियोडिक नहीं होता है। बाउंडेड होता है, क्यों बाउंड है, -1 से +1, इसका डोमेन -1 से +1 फिक्स है। उसके बाद ये पीरियोडिक बाउंडेड। उसके बाद थर्ड क्या था, थर्ड पॉइंट था कि ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा ही वो, आगे अभी देखेंगे इसके ग्राफ दिखाएंगे, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन आता है। डोमेन इसका देख लिए -1 से +1, रेंज इसका देख लिए रेंज -π/2 से +π/2। और उसके बाद देखें कि dy अपॉन dx क्या आया हमारा, पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। राइट, अब आ जाइए, इसके बाद बच्चों ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद आ जाइए, एक चीज और जान लीजिए यहीं पर, अगर dy अपॉन dx हम लोग क्या निकाले, dy अपॉन dx जो निकाले हैं, dy अपॉन dx, तो साइन वर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। इसका याद रखिए डिफरेंशिएशन, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अगर हम x इक्वल टू 1 पे देखिए 1/0 अनडिफाइंड, -1 डालेंगे तो -1/0 अनडिफाइंड। ओके, 1 डालेंगे तो 1/0, -1 डालेंगे तो 1/0 अनडिफाइंड आ रहा है, यानी कि dy अपॉन dx इन्फिनिटी आ रहा है। यानी क्या, dy अपॉन dx इन्फिनिटी, यानी कि दो वर्टिकल टेंजेंट, dy अपॉन dx इन्फिनिटी आ रहा है। इस बात को भी लिखिए, dy अपॉन dx एट x इक्वल टू +-1 dy अपॉन dx इक्वल टू इन्फिनिटी, 1 पे भी -1 पे भी। तो देयरफॉर
टू वर्टिकल टेंजेंट at x equal to 1 and x equal to -1. 1 और -1 पे दो वर्टिकल टेंजेंट होगा। dy अपॉन dx किसको दो डिनोट करता है? टेंजेंट को। dy अपॉन dx हम लोग कहते हैं dy डिफरेंशिएशन। dy अपॉन dx क्या होता है? किसी भी कर्व का टेंजेंट कहलाता है, राइट? dy अपॉन dx किसी भी कर्व का टेंजेंट कहलाता है। तो यानी कि dy अपॉन dx इन्फिनिटी आ रहा है, यानी कि दो वर्टिकल टेंजेंट होगा। मान लो कोई ग्राफ ऐसे है बच्चों, ऐसे है, तो अगर dy अपॉन dx इन्फिनिटी आ रहा है, dy अपॉन dx को क्या कहते हैं? tan थीटा ही कहते हैं। तो tan थीटा इन्फिनिटी यानी tan थीटा इन्फिनिटी 90 डिग्री, तो क्या होगा? वो वर्टिकल लाइन होगा ना, वो टेंजेंट जो होगा वो वर्टिकल होगा, राइट? dy अपॉन dx इन्फिनिटी आ रहा है और 90 डिग्री आ रहा है, यानी क्या हुआ? वो वर्टिकल हुआ। समझ रहे बात? अगर dy अपॉन dx 0 आता तो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाता वो, राइट? तो आइए, तो dy अपॉन dx प्लस माइनस 1 आया, यानी कि दो वर्टिकल टेंजेंट आएगा। तो हम लोग क्या क्या बात जाने साइन वर्स में? साइन वर्स x क्या होता है बच्चों? तो साइन वर्स x एक बाउंडेड फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका डोमेन -1 से +1 होता है, रेंज -90 से +90 होता है, ये ऑड फंक्शन होता है, ये सब बात याद रखिएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये रिलेशन भी चलता है हमारा। यदि x1 ग्रेटर देन x2 तो साइन वर्स x1 ग्रेटर देन साइन वर्स x2, अगर x1 लेस देन x2 होगा तो साइन वर्स x1 लेस देन साइन वर्स x2, ये वाला रिलेशन चलेगा। उसके बाद क्या होता है? dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 पे दो वर्टिकल टेंजेंट आता है, राइट? दो वर्टिकल टेंजेंट आता है। और ये इसका ग्राफ देखेंगे हम लोग, कैसा होता है ग्राफ। तो आइए, साइन इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों, तो हमको साइन x का ग्राफ आपको आना चाहिए। अब साइन x के ग्राफ को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, आप लोग खुद से निकालेंगे और सब ग्राफ को, और इसको याद भी रखेंगे। देखो बच्चों, साइन के ग्राफ कैसा होता है बच्चों? ऐसा होता है, राइट? ये तो मिनिमम हो जाएगा। तो जब तक ये 1 1 नहीं होगा तब तो इनवर्स निकलेगा नहीं, राइट? तो इसको इनवर्स होने के लिए इसको हटा दो भाई, यहां से इसको हटाओ, ये फंक्शन 1 1 हो गया। ओके, आइए इसको हम आपको सिखलाते हैं। ऐसे आइए, देखिए बच्चों, ध्यान से देखेंगे, बोर्ड पे देखेंगे। ये साइन एक्स का ग्राफ हुआ, -90 से +90 में, ध्यान से देखिए, -90 से +90 में है, ओके है ना? ऐसे 1 1 फंक्शन बना लीजिए। साइन वर्स, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिनिमम होता है तो 1 1 बना लीजिए। उसका देखिए प्लॉट करने का तरीका बता रहे हैं, है क्लियर है? अब इसको क्या कीजिए, इस ग्राफ को रोटेट कराइए। ऐसे ऐसे था, इसको रोटेट कराइए। रोटेट कराने के बाद पीछे देखिए कैसा ग्राफ बना। पीछे का फिगर देखिएगा, हम उसको डार्क कर दिए, ऐसे ऐसे। फिर समझिए, पहले साइन एक्स के ग्राफ को प्लॉट कीजिए। इसको हम हटाते हैं। एक गौर से देखिए, दिखाई दे रहा होगा। अब आइए ऐसे,
ठीक है, एक पेज पे बनाइएगा। साइन का ग्राफ तो पता है आपको, बच्चों ये तो मिनिमम होता है ना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मिनिमम। जब तक 1 1 ऑन टू नहीं होगा तब तक इनवर्स कैसे निकालेंगे? पहले 1 1 बनाएंगे, तो डोमेन को कम कंस्टेंट किया -π2 से +π2। देखिए एक्स के पहले लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट पे काटेगा तो 1 1। तो देखिए 1 1 बना हुआ है, ये साइन इनवर्स साइन का ग्राफ हुआ y = sin x का। अब हम क्या बोल रहे हैं, एक पेज पे बनाइएगा, ठीक है, एकदम डार्क करके बनाइएगा फिगर कि पीछे आपको दिखाई दे दे, ठीक है, डार्क करके बनाइएगा, समझ रहे बात को, एकदम डार्क करके उगाइएगा उसको, ऐसा फिगर बनाइएगा एकदम डार्क, पेन से एकदम गाढ़ा कर दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिए, इसको रोटेट कीजिए, ऐसे है ना, देखिए ऐसे, इसको ऐसे रोटेट कीजिए, रोटेट किए, पीछे देखिए, पीछे पलट के देखिए, दिखाई दिया? तो आपको ग्राफ आएगा साइन इनवर्स एक्स का यही। वन हुआ वर्टिकल टेंजेंट, टेंजेंट स्पर्श रेखा -1। अब बाउंड हुआ -1 से +1 के बीच में ग्राफ, टेंजेंट हुआ 2 वर्टिकल टेंजेंट स्पर्श रेखा, इनमें टेंजेंट हुआ 1 और -1 पे, ठीक है। ये ओरिजिन, तो देखिए तो ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, जितना ग्राफ ऊपर है उतना ही ग्राफ नीचे है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री भी है। फिर आपको हम बताना चाह रहे हैं, आप फिर से देखिए, आप साइन से ग्राफ प्लॉट कीजिए, राइट, देखिए ऐसे, ठीक है बच्चों, 1 1 में -90 से +90 में, ऐसा क्यों किए? 1 1 जब तक बनाएंगे नहीं तब तक हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, तो फंक्शन को 1 1 बना लिए, देखिए ठीक से। अब इसको रोटेट करेंगे ऐसे, राइट, रोटेट किए, अब पलट के पेज, ऐसे पलट के पेज, देखिए यही ग्राफ आएगा, आपको दिखाई दे रहा है, वही ग्राफ बनाए, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग कॉस इनवर्स के ग्राफ को ट्राई कीजिएगा। हम हल्का हिंट दे देते हैं आपको, कॉस जो होगा, कॉस फंक्शन को आप लोग, कॉस का ग्राफ पता है, कॉस का ग्राफ पता है आपको बच्चों, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, राइट। देखिए ये तो मिनिमम हो जाएगा ना, 0, ये π/2, ये हो गया पाई, ठीक है, यहां से यहां डाल लीजिए, ओके, बनाइएगा इसको, फिर पेज घुमाइएगा, देखिए हम बनाए भी हैं, y = cos x, आइए देखिए y = cos x ग्राफ, देखिए बोर्ड पे भी है, यहाँ भी देखिए दिखाई दे रहा है क्लियर। इसको पलट ऐसे है, इसको रोटेट कीजिए 90 से, अब फिर उसका ऐसे पलट के देखिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x, राइट। तो एक बार करके देखेंगे, फिर बताएं समझ में आ गया, नहीं आया कमेंट कीजिएगा, फिर बता देंगे, ओके, समझ में आ रहा है? यानी कि ग्राफ को लेंगे, जैसे पेज बना लीजिए, इस पे बना लिए 1 1 में, ठीक है, बना लिए, इसी से बना लिए, अब बस उसके एक और रोटेट कीजिए 90 से, अब पीछे देख लीजिए पलट के,
ठीक है, वही तो किए हैं। तो आज बच्चों इतना ही। रात के 2 बज रहे हैं, नींद नहीं आ रहा था तो सोचे कि भाई वीडियो बना दे आप लोग के लिए। और जो है इसको देखिए, अच्छे से देखिए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी 4 मार्क्स का है। और कॉम्पिटिटिव में तो जानते ही हैं, कॉम्पिटिटिव में आपको जैसे फंक्शन का डोमेन रेंज जिसमें भी आ जाता है, इन्वर्स से रिलेटेड है। डोमेन रेंज अच्छा करना है तो इन्वर्स फंक्शन को भी अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।